दोस्तों, इतिहास में वही पढ़ाया जाता है जो देखने और सुनने दोनों में अच्छा लगता है। इतिहास में कभी भी वो नहीं पढ़ाया जाता जो कि आपको सुनने या देखने में नामुमकिन लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक राजा जिसके पास 1000 गुलाम हुआ करते थे या एक राजा जिसके पास 1 लाख गुलाम हुआ करते थे, तो आप झट से मान जाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई बंदा बाहर से आता है और बाहर से आके राजा की वॉट लगा के 2 मिनट में चला जाता है, तो लोग नहीं मानेंगे। इतिहास को मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि पिछले टॉपिक में भी आप में से कई लोगों ने उस बात को मानने से ही मना कर दिया था, उसी तरीके से आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि बाहर से आता है हिंदुस्तान में और उस टाइम पे मुगलों के छक्के छुड़ा के चला जाता है। ये कौन है, इसके बारे में समझते हैं। इतिहास में इसका चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता, किताबों में इस शख्सियत की बात नहीं कही जाती है, किसी भी न्यूज़पेपर में ना ही आपको देखने को मिलेगा, ना ही किसी सर्कुलर बुक्स में देखने को मिलेगा। आपको कहीं पर भी इस शख्स के बारे में सुनने और पढ़ने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है आखिर? रीजन वही है जो मैंने आपको बोला कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है और मुगलों के छक्के छुड़ाकर चला जाता है। इतिहास का यह भी एक तथ्य है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतिहास लिखने वाले कौन थे जिन्होंने इतिहास हमेशा अपने तरीके से लिखा। अगर दुनिया के नक्शे की बात करी जाए तो यह है अफ्रीका। ये अफ्रीका में ही एक देश है आज की डेट में जिसको आप इथोपिया के नाम से जानते हो। इथोपिया में एक ट्राइब हुआ करती थी, आज भी ये ट्राइब है। इस ट्राइब को ओरोमो ट्राइब के नाम से जाना जाता था। ओरोमो ट्राइब में एक व्यक्ति पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम किसी को नहीं पता, पूरे इतिहास में उसका रियल नेम किसी को नहीं पता। ये जो जनजाति हुआ करती थी ओरोमो, इस टाइम पर ओरोमो जनजाति के लोगों को खरीद फरोख्त इनकी करी जाती थी। लोग एक जगह से खरीदते थे, दूसरी जगह बेच देते थे। जो भी इन लोगों को खरीदता था वो इनसे किसी भी तरीके के काम करा सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव मलिक कफूर था, तो मलिक कफूर अलाउद्दीन जो भी बोलेगा मलिक कफूर को करना होगा क्योंकि वो गुलाम था। उसी तरीके से ये जो ओरोमो जनजाति के लोग हुआ करते थे, उनकी खरीद फरोख्त का व्यापार उन दिनों बहुत चला करता था। बात मैं कर रहा हूं 1548 के आसपास की, मतलब 1550 के आसपास की बात है। यह व्यक्ति जिसका जन्म हुआ 1548 में और जिसकी मृत्यु हुई 1626 में, इतने के बीच में ऐसा क्या हुआ कि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग हो गई कि यहां पर मैं आपको खड़ा होकर यह कहानी सुना रहा हूं। ओरोमो जनजाति के लोगों का इस टाइम पर व्यापार किया जाता था। आज की डेट में अगर आप इथोपिया की पॉपुलेशन देखोगे तो इथोपिया में 35% आबादी ओरोमो लोगों की है, लेकिन उस टाइम पर सिर्फ 2 से 3% ही ओरोमो वहां पे हुआ करते थे। इस व्यक्ति को अफ्रीका में कई सारे छोटे बड़े देशों में बेचा जाता है। रीसेल 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 रीसेल। किसी व्यक्ति की 16 से 17 साल तक रीसेल रीसेल होती रहती है। मतलब कहने का, एक साल कोई इसे अपने पास रख रहा है, दूसरे साल कोई उसे आगे बेच देता है, फिर किसी ने 1-2 साल उसका यूज किया, फिर आगे बेच दिया, फिर यूज किया, फिर आगे बेच दिया। मतलब इंसान ना हो गया, कोई खरीद फरोख्त की चीज हो गई जिसका आप व्यापार कर रहे हो। इसी तरीके से इस व्यक्ति की भी खरीद फरोख्त चलती रहती है और धीमे धीमे खरीद फरोख्त होते होते ये ऊपर के रीजन में यहां पर इसको बेचते बेचते पहुंचा दिया जाता है। और जब ये यहां पर पहुंचता है तो इराक की कैपिटल आज की डेट में जिसको आप बगदाद बोलते हो, बगदाद का एक व्यापारी इसे खरीद लेता है, इस शख्स को। उस टाइम पर यह जो जमीन हुआ करती थी जहां पर मुस्लिम शासक हुआ करते थे, मतलब बगदाद वाला, इराक वाला, ईरान वाला, ये जितना भी रीजन है, यहां पर मुस्लिम शासक हुआ करते थे। वो लोग इन लोगों को चापू के नाम से जानते थे। क्या बोला जाता था इनको? चापू बोला जाता था। गुलाम या स्लेव नहीं बोला जाता था, ये तो इंग्लिश और उर्दू के वर्ड है। बेसिकली इनको चापू बोला जाता था उस टाइम पे। चापू का मतलब यह होता था कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से चापू खरीद लीजिए। 3, 4, 5 चापू, आपके पास जितना पैसा है आप चापू खरीद लीजिए। यह भी शख्स उन्हीं हजारों लाखों में से एक होता है जिनकी खरीद फरोख्त इधर से उधर चल रही होती है। सारी चीजें इसी तरीके से चलती रहती है और धीमे धीमे करके 1590 के आसपास, मतलब आप देखो कि 1548 में इसका जन्म हुआ और यह व्यक्ति करीब 40 साल का हो चुका है, और तब जाकर इस व्यक्ति को खरीद फरोख्त करते करते बेचा जाता है। कहां पर? भारत में। और भारत में, दक्षिण भारत में दक्कन सल्तनत उस टाइम पे हुआ करती थी। जाहिर सी बात है, मैं आपको यहां पर याद दिला देना चाहता हूं, अकबर का टेन्योर शुरू हो चुका है। अकबर का कार्यकाल 1556 में स्टार्ट हुआ था।
और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई है। इस कार्यकाल के बीच में ही यह व्यक्ति आ जाता है कहां पर, यह व्यक्ति हिंदुस्तान की जमीन में बेच दिया जाता है। मतलब कहने का कि दक्कन सल्तनत में उस टाइम पर चेंगिस खान नाम का एक शख्स हुआ करता था, या फिर आप बोल सकते हो चेंगिस खान नाम का एक दक्कन सल्तनत का ही एक रूलर या शासक हुआ करता था, जिसने खरीदा किसको, चापू को खरीद लिया। चापू जब यहां पर ये जो मुस्लिम कंट्रीज हुआ करते थे इनको वहां चापू बोलते थे, लेकिन भारत देश में भी उस टाइम पर ये जो गुलाम हुआ करते थे ये बाहरी देशों से लाए जाते थे और इनका यूज उसी तरीके से किया जाता था कि कोई भी शासक इनका यूज अपने किसी भी काम के लिए कर लिया करता था। लेकिन ये जो ओरोमो जनजाति के लोग हुआ करते थे ये देखने में उनकी हाइट इस टाइम पे 7 से 8 फीट हुआ करती थी, एकदम चौड़े और एकदम लंबे हट्टे कट्टे। मतलब एक इतिहासकार इस तरीके से लिखते हैं कि एक दैत्याकार शरीर हुआ करता था जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाए। ये जो चापू हुआ करते थे ये जब भारत में आते थे बिकने के लिए तो इनको हबशी के नाम से यहां पर जाना जाता था। क्या बोला जाता था इनको, हबशी के नाम से जाना जाता था। और भारत में दक्कन सल्तनत के शासक चेंगिस खान ने जब इस हबशी को खरीदा तो इसका नाम क्या रख दिया, अंबर इसका नाम रख दिया। यहां पर इसको पहली बार इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि पहली बार अगर कोई नाम से इसको जानता है तो इसका नाम अंबर था, अंबर के नाम से इसको जाना गया, जो कि इसको चेंगिस खान ने नाम दिया। यह व्यक्ति आ चुका है अब यहां पर दक्कन सल्तनत में। अपने इस शरीर प्रारूप के होने की वजह से ये जो ओरोमो जनजाति के लोग हुआ करते थे ये काफी लॉयल हुआ करते थे, ऑनेस्ट हुआ करते थे। जिसके लिए भी काम करते थे उसके लिए ये मान लीजिए कि उसकी सेफ्टी की 100% गारंटी ये लोग हुआ करते थे। उस टाइम पर यह प्रचलन दक्कन में चल रहा था, मतलब दक्षिण भारत में यह प्रचलन चल रहा था कि जिसके पास ओरोमो जनजाति के चापू या हबशी हैं, जाहिर सी बात है उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। मतलब इतने बेहतरीन लड़ाके हुआ करते थे और जाहिर सी बात है इनके शरीर की वजह से और ज्यादा प्रोटेक्टिव जो शासक हुआ करते थे वो फील किया करते थे। इसी तरीके से ये धीमे धीमे यहां पर 10 साल सर्व करता रहता है ये यहां पर। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, 1590 में चेंगिस खान ने इस हबशी को खरीद लिया और इसका नाम क्या रखा, अंबर रखा। 5 साल के बाद ही चेंगिस खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद इस टाइम पर दक्कन की सल्तनतों में ऐसा कुछ भी प्रारूप नहीं हुआ करता था, ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं हुआ करती थी कि जो हबशी लोग हैं अगर उनका शासक मर गया तो ये हबशी कहां जाएंगे। ये अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया करते थे अपने हिसाब से, मनमाने मुताबिक। अगर इनको पैसे चाहिए होते थे तो दूसरे किसी भी शासक के यहां जाके अपने हिसाब से काम किया करते थे और पैसे लेके चलते बनते थे, बिल्कुल आराम से अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया कर देते थे। उसी तरीके से अंबर उस टाइम पर पहुंचता है पास की एक टेरिटरी में। हिंदुस्तान का इस टाइम पर प्रारूप समझो चल क्या रहा था। जाहिर सी बात है बादशाह अकबर इस टाइम पर मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाल रहे थे पूरे हिंदुस्तान में। देखिए यहां पर भी इतिहास में क्या क्या चीजें बोली जाती हैं, लेकिन क्या सही में ऐसा था। इतिहास में बोला जाता है कि बादशाह अकबर ने मुगलिया सल्तनत के पैर पूरे दक्षिण भारत तक फैला दिए थे। बट क्या सच में ऐसा था, सोचने वाली बात है। क्या सच में पूरे भारत में मुगलिया सल्तनत ने शासन किया हुआ है? आंसर है नो। हम लोग आम तौर पर भले ही बोल देते हैं, मैंने कहा ना कि इतिहास में हम वही पढ़ते हैं जो कि हमें सुनने में अच्छा लगता है, हमारे कानों को अच्छा लगता है, लेकिन इतिहास में एक्चुअली सब कुछ ऐसा नहीं था। मुगलिया सल्तनत कभी भी पूरे हिंदुस्तान पे शासन कर ही नहीं पाई। अगर यहां पर आप देखो तो मैं आपको बता देता हूं, मुगलिया सल्तनत जब अकबर के हाथ में थी 1605 तक, तब तक मुगलिया सल्तनत ये थी जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जिसको मैं रेड कलर से आउटलाइन कर रहा हूं। ये पूरा काबुल, ऊपर कश्मीर कवर करते हुए, औध कवर करते हुए, बिहार बंगाल कवर करते हुए, उड़ीसा जिसको कलिंग के नाम से जाना जाता था, ये सब कवर करते हुए ये कवर्ड है। लेकिन ये जो हिस्सा नीचे बाकी रह गया दक्षिण भारत का, इस पे तो मुगलिया सल्तनत कभी हुकूमत ही नहीं कर पाई, पूरे तरीके से नीचे तक नहीं आ पाई, क्योंकि इस टाइम पर यहां पर विजयनगर अंपायर हुआ करता था। और विजयनगर अंपायर के पास में ये वाली टेरिटरी बीजापुर टेरिटरी कहलाती थी, और ऊपर की ये वाली महाराष्ट्र वाली, मेन महाराष्ट्र वाली टेरिटरी अहमदनगर टेरिटरी कहलाती थी। ये जो व्यक्ति था, जो हबशी था, जो अंबर था, जिसका नाम अब अंबर पड़ चुका था, बीजापुर की छोटी सी टेरिटरी के जो चेंगिस खान शासक थे, उनके यहां से निकल के कहां पहुंच जाता है, अहमदनगर पहुंच जाता है। और अहमदनगर में इनकी मुलाकात किससे होती है, चांद बीवी से होती है। उस टाइम पर ध्यान रखिएगा,
अकबर को अपने हिंदुस्तान में पूरे कन्क्वेस्ट में सबसे ज्यादा अगर किसी भी जगह को जीतने में टाइम लगा है तो वो था अहमदनगर। अहमदनगर की शासिका उस टाइम पर चांद बीवी थी। अकबर ने 1595 में पहली बार अहमदनगर को जीतने की कोशिश करी थी। ये है अहमदनगर, ये इसको जीतने की कोशिश करी थी, लेकिन अकबर को अहमदनगर जीतते जीतते 1599 हो गया था। 3 साल का समय लग गया था। और 3 साल का यह समय क्यों लगा था? जस्ट बिकॉज ऑफ हबशी, क्योंकि हबशी उस टाइम पर चांद बीवी की तरफ से मोर्चा संभाल रहा था अहमदनगर का। इतिहास के पन्नों में कभी यह लिखा नहीं जाता है, सिर्फ लोग यही जानते हैं कि चांद बीवी ने ये सारे बैटल लड़े थे। छोटे से लेकर बड़े से बड़े उस टाइम पर अकबर के इन 3 सालों में जितने भी बैटल हुए थे उन सब बैटल को नाकाम कर दिया था। लेकिन बीजापुर टेरिटरी को भी विजयनगर अंपायर से बचाना था। इस वजह से बीजापुर टेरिटरी की भी बाद में जिम्मेदारी दे दी गई चांद बीवी के द्वारा। किसको? हबशी को, मतलब अंबर को दे दी गई। और यहां पर क्या हुआ, इसी के चलते 1599 में ऊपर अहमदनगर की लीड मिल गई मुगलिया सल्तनत को, और अकबर ने यहां पर क्या कर लिया? शासन कर लिया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1610 में लोग, बीजापुर के लोग, जो अंबर होता है उसको टाइटल दे देते हैं मलिक का टाइटल। किसका टाइटल? मलिक का। अब अंबर क्या बन गया? मलिक अंबर बन गया। क्या बन गया? मलिक अंबर बन गया। लोगों ने मलिक का टाइटल दे दिया, मतलब कहने का कि बीजापुर की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? मलिक के ऊपर आ गई। आप सोच कर देखिए, 1590 में जो व्यक्ति हिंदुस्तान की धरती पर उतरा हो, स्लेव की तरह आया हो, और आज 1610 में केवल 20 सालों बाद ही वो यहां पे एक सल्तनत का मलिक बन चुका है। और इसी के बाद 1610 में यही वो व्यक्ति है जिसने मुगलिया सल्तनत के फिर से पैर उखाड़ दिए अहमदनगर से और वापस मुगलिया सल्तनत को पीछे खदेड़ दिया। और 1610 में शासनकाल किसका आ चुका था? क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई है, तो 1605 से जहांगीर का शासनकाल स्टार्ट हो गया था। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का कार्यकाल रहा है। और जहांगीर के हाथ से जब 1610 में अहमदनगर निकल जाता है तो जहांगीर का सर घूम जाता है, पागल होने लगता है जहांगीर। और जहांगीर ने एक ही डिमांड रखी थी सबके आगे, अपनी पूरी सल्तनत के आगे, कि मुझे मलिक अंबर का सर चाहिए। लेकिन जहांगीर के पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हो पाया। इवन जहांगीर के जो, क्योंकि हम सभी को पता है कि जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो चित्रकारी का स्वर्णिम युग बोला जाता था। और जहांगीर के जो चित्रकार थे उस टाइम पे, जिनका नाम था अबुल हसन, जब जहांगीर की यह हसरत सही में पूरी नहीं हो पाई तो जहांगीर ने अबुल हसन को बोला कि एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसमें मलिक अंबर का सर धड़ से अलग हो और उसको मैं शूट कर रहा हूं। तब जाकर अबुल हसन के द्वारा यह पेंटिंग बनाई गई थी जिसमें जहांगीर ऐसे ग्लोब के ऊपर खड़े हुए हैं और सामने ये देखिए अंबर मलिक का सर रखा हुआ है और इस तरीके से इस पर जहांगीर टारगेट लगा रहा है। तभी बोला जाता है कि एक ऐसा मुगल बादशाह जो कि हमेशा एक स्लेव की गर्दन काटना चाहता था, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी नहीं ऐसा कर पाया। आगे चलते चलते मलिक अंबर के पैर लगातार पसरते जाते हैं और ये जो अहमदनगर और बीजापुर पूरे का कंट्रोल मलिक अंबर के पास ही रहता है जब तक जहांगीर का कार्यकाल चलता है। वो एक अलग बात है कि 1627 में जहांगीर का कार्यकाल खत्म होता है और 1626 में उसके 1 साल पहले ही मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं, मलिक अंबर सिर्फ और सिर्फ रणनीति में ही आगे नहीं था, युद्ध नीति में ही आगे नहीं था, यह एक अच्छा लड़ाका ही नहीं था। मलिक अंबर बिल्डिंग के मामले में, कंस्ट्रक्शन के मामले में भी बहुत आगे का व्यू रखता था। मलिक अंबर के द्वारा एक नए शहर की स्थापना करी गई थी। कहां पर? अहमदनगर के अंदर। और इस शहर का नाम क्या था? इस शहर का नाम था खिरकी। क्या नाम था? खिरकी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, यही खिरकी आज की डेट में औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर औरंगजेब ने इसी शहर का नाम औरंगाबाद रखा हुआ है। आज की डेट में आप लोग इस शहर को औरंगाबाद के नाम से जानते हो, लेकिन आई एम श्योर 99% लोगों को यह नहीं पता होगा कि औरंगाबाद का पुराना नाम खिरकी है और उस खिरकी शहर की स्थापना मलिक अंबर के द्वारा करी गई थी। यह एक छोटी सी कहानी थी। सवाल यह उठता है कि यह कहानी आपको कभी भी पढ़ने को क्यों नहीं मिली, यह कहानी आपको सुनने को क्यों नहीं मिली। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं।
इतिहास के पन्नों में हमेशा वही नाम दर्ज हुए हैं जो कि इतिहास लिखने वालों ने चाहा है। इसका मतलब यह नहीं कि वही इतिहास सही हो गया। इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ ऐसा भी दर्ज है जिसको शासकों के द्वारा नहीं, इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है। जो चीज शासकों के द्वारा नहीं, इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई है, वो ज्यादा दम रखती है इतिहास में एग्जिस्टेंस का और इतिहास में होने का। सवाल एक ये उठता है कि मलिक अंबर को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया क्यों नहीं गया। पहली चीज, उस टाइम पर भारत में भी रेसिज्म हुआ करता था। पूरी दुनिया की जब हम बात करते हैं तो लोग हमें काला बोलते हैं। हम भारतीय काले हैं भी, बात आ रही है समझ। लेकिन हमारे भारत के अंदर भी हम सब काले होते हुए भी एक दूसरे को आज भी काले गोरे के भेद से देखते हैं। उस टाइम पर भी ये जो हबशी हुआ करते थे, जो कि यहां के शासक जिनको अपनी सिक्योरिटी की गारंटी माना करते थे, हर शासक ये चाहता था कि उनके पास हबशी जरूर हो सिक्योरिटी में। अगर हबशी होगा तो उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। लेकिन उनका रंग काला होने की वजह से, क्योंकि वो अफ्रीकन थे, उनकी कद काठी ऐसी होने की वजह से, क्योंकि वो नॉर्मल आम इंसानों की तरह यहां पर नहीं दिखा करते थे, लोग उन्हें तवज्जो नहीं दिया करते थे। लेकिन सोचने वाली बात है, केवल 20 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे रईस और सबसे पावरफुल सल्तनत मुगलिया सल्तनत के छक्के छोड़ा दिया जिसने। तो काबिलियत इन चीजों से नहीं आती है, काबिल तो बस इंसान होता है या नहीं होता है। जरा सोचिए कि इतिहास के पन्नों में मुगलों का नाम इतना क्यों दर्ज है। मेरा किसी से कोई भी प्लस या नेगेटिव का टर्म यहां पर नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे यह पूछना है, अपने आप से सवाल करिए जरा। इतिहास तो लिख दिया गया है, सोचना अब हमारा काम है। लेकिन सिर्फ सोचना हमारा काम है और अपने आप में रिफॉर्म करना, अपने आप में चेंज करना आपको आना चाहिए। जरा सोचिए आज कि मुगल भी भारत से नहीं आए थे, बाबर भी अफगानिस्तान से आया था, और मुगल तो कोई होते ही नहीं है। यहां के लोगों ने उनको मुगल मुगल कहना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली वो अफगानी थे। लेकिन वो जो बाहर से आए थे, यहां पर आकर लुटेरों की तरह जिन्होंने आक्रमण किया, मैं बाबर की बात कर रहा हूं, हुमायूं और अकबर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अकबर ने तो हिंदुस्तान को बचाया भी है, लेकिन बाबर ने वास्तव में उस टाइम पर लूटा था हिंदुस्तान को। अगर बाबर जैसा लुटेरा यहां पर आता है और मुगलिया सल्तनत की स्थापना करता है, उसके बाद मुगलिया सल्तनत को इतना रिकॉग्निशन मिल जाता है। दूसरी तरफ एक गुलाम आता है यहां पर गुलामी के दौर में, और इतने बड़े रूप में अपने पैर पसार लेता है, और यहां पर जो कि ना लूटने आया है किसी को, इवन लोगों की रक्षा करने और खुद के कुछ पैसे कमाने आते थे, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। आखिर इतिहास में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कतें हैं कि मुगलिया सल्तनत को इतना बड़ा रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन इन जैसे लोगों को जो कि ईमानदारी से वास्तव में यहां पर कमाने आए थे, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। जरूर सोचने वाली बात है। सोचिए, क्या इतिहास सही हाथों से लिखा गया है? अगर लिखा गया है सही हाथों से भी, तो हां, वो हाथ सिर्फ उसी के थे जो शासन कर रहा था। वीडियो पसंद आया है तो लोगों तक शेयर करो और लोगों को बताओ कि मलिक अंबर कौन था जिसका सर बादशाह जहांगीर कलम तो करना चाहते थे लेकिन कभी कर नहीं पाए। यह हसरत जहांगीर के साथ ही चली गई, सिर्फ एक सपना जो कि उनके चित्रों में ही बना रह गया। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।